अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान के हालिया बयान ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनके बयान के बाद यह सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि आया सूबाई हुकूमत को सालाना बजट पेश करना चाहिए या सियासी हालात के पेश नज़र इसे मौखर किया जा सकता है। ये बहस महज एक मालियाती दस्तावेज तक महदूद नहीं, बल्कि इसके सियासी, आइनी और इंतजामी पहलू भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अलीमा खान के बयान को बाद सियासी हल्के, पार्टी कारकुनों और मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक तनबीह या सियासी पैगाम करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि सूबाई हुकूमत वक्त पर बजट पेश करेगी। शौकत यूसुफजई ने अदम एतमाद और गवर्नर राज जैसे खतरात की तरफ भी इशारा किया है, जिनका सामना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 30 जून तक बजट पेश न करने की सूरत में करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त माली मुश्किलात, तरक्याती चैलेंजेस और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसाइल का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में बजट की ताखीर और उस पर गैर यकीनी सूरत हाल तरक्याती मनसूबों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अवामी खदमात की फरहमी पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। और गुज़िश्ता साल भी अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी को इमरान खान से मुलाकात के साथ मशरूत कर दिया था, लेकिन आईनी बहरान से बचने के लिए 2025 में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा और इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट को मंजूर करना पड़ा। गुज़िश्ता साल की तरह अगर इस बार भी हुकूमत को इमरान खान से मुलाकात या मुशावरत के बगैर बजट मंजूर करना पड़े तो क्या यह पार्टी बयानी और हुकूमती अमली मजबूरियों के दरमियान मौजूद तजाद को जाहिर करता है? दूसरी तरफ देखा जाए तो माजी में तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान की फैमिली में इख्तलाफात की बातें सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें भी चल रही हैं, लेकिन अब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम भी आमने सामने आ चुके हैं। 10 जून के धरने को लेकर और खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर दोनों के बयानात में तजादात सामने आए। गुज़िश्ता रोज शेख वकास अकरम ने एक TV चैनल पर तहरीक इंसाफ के 10 जून के धरने से लाताल्लुकी का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ आज सुहेल आफरीदी ने शेख वकास अकरम को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि 10 जून को नहीं आ सकते तो ना आए। बजट आने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसको पेश करेगी, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब देगी ताकि इस बजट में उनका विजन रिफ्लेक्ट हो। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का पार्टी की सतह पे पॉलिटिकल कमेटी या गौर साहब की तरफ से इस किस्म का कोई फैसला कम से कम इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं किया गया। 10 तारीख को कौमी असम्बली का बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे। 10 जून को धरना देने का कह रहे हैं, इसकी कोई डिटेल्स तय हुई? पहले भी कई दफा ऐसे होता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी सबके प्रण रखती है। अगर सुहेल आफरीदी साहब, उनकी राजा साहब से या गौर साहब से कोई बात हो गई है तो वो पार्टी के सर आंखों पे है, मगर ऑफिशियली पार्टी को अभी तक कोई ऐसी चीज कन्वे नहीं की गई। शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करे, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करे। नाज़रीन, देखा जाए तो एक सियासी जमात का वज़ीर आला उसी सियासी जमात के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो किसी की आलाकारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पार्टी के अंदर मौजूद हकीकी इख्तलाफात की निशानदही करते हैं या ये महज सियासी बयानात हैं? क्या इस किस्म के अवामी बयानात और जवाबी इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की सियासी साख और तंजीमी इत्तेहाद को मुतासिर कर रहे हैं? इन तमाम सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मामले खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी विरसा और मुस्लिम यून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, और 2 सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब और हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफीउल्लाह जान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सर बजट आप लोगों ने पास करना है या नहीं करना? अगर आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो क्या बजट पास नहीं होगा? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। पहला सवाल तो ये होना चाहिए था कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ठीक है, सवाल वैसे ये होना चाहिए था। आज अफरीदी साहब ने पिटीशन जमा की है, मुजम्मिल साहब उनके हमरा थे क्योंकि वो एडवाइज़र है फाइनेंस के, और हम चाहते हैं कि अफरीदी साहब और मुजम्मिल साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करें और मुलाकात में इमरान खान साहब की इनपुट ले बजट में, क्योंकि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो इसकी ज़मन में ही दोनों जो हैं, आज अफरीदी साहब और मुजम्मिल साहब हाई कोर्ट गए और वहाँ पर पिटीशन फाइल कर दी गई है। बात बड़ी वाज़ेह है कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो एक दिन में 120 लोग उनसे मुलाकात करते थे, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके नाम भी रिकॉर्ड पे लिखे हुए हैं। फिर यही इसी तरह आपने देखा होगा कि जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो एक अलग रवैया तहरीक इंसाफ के लिए कायम कर दिया गया है। जो हम कहते थे कि एक रियासत में 2 दस्तूर होते हैं, तो उसका अमली नमूना GB इलेक्शन भी है। जहाँ तक बजट की बात है मंसूर साहब, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से
अफरीदी साहब की मुलाकात हो और उनकी इनपुट बड़ी ज़रूरी है इस बजट में। अगर मुलाकात नहीं होती तो पार्टी में इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं, एक हायरार्की मौजूद है, पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। अलीमा आपा का जो मशवरा है वो सर आंखों पर, अगर हम भरपूर कोशिश करेंगे मुलाकात की। अगर मुलाकात हमारी नहीं होती तो ये मसला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा। इसका मतलब है कि यानी फिर ये कोई फाइनल कॉल तो ना हुई ना, यानी फिर इसका मतलब है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा और पॉलिटिकल कमेटी जाहिर बात है आपको कहेगी कि जनाब जाएं जाके बजट पास कर लें। देखिए, पॉलिटिकल कमेटी में जो बैठे लोग हैं, या बैरिस्टर गौर साहब है, या सलमान अकम राजा साहब है, या जुनैद अकबर खान साहब हैं, या फिर अपोजिशन के लीडरान साहिबान हैं, वो इमरान खान साहब के हुए लगाए हुए लोग हैं। उनके सामने ये मसला रखा जाएगा और वो जो फैसला करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसी फैसले के ऊपर ही कारामद होगी। शफीउल्लाह जान साहब, ये इससे पहले भी इस किस्म की जो है ना वो अल्टीमेटम्स दिए गए हैं, पिछले साल भी आप लोगों ने दिए थे, मुलाकात उस वक्त भी नहीं हुई थी। उसके बाद अल्टीमेटम्स की हम बात करें तो इससे पहले ईद से पहले, बल्कि छोटी ईद से पहले जो है उस वक्त कहा गया था जनाब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई जाएगी, वो भी एक अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद इस बड़ी ईद से पहले सुहेल अफरीदी साहब, अलीमा खान साहबा दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जनाब 2 जून को अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो उसके बाद देखिएगा कैसा ज़बरदस्त हम लोग एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कल तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक अपना धरना खत्म कर दिया हुआ था। तो अल्टीमेटम्स तो बहुत दिए जाते हैं, सियासी बयान तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मतलब वही सब कुछ हो रहा है रूटीन से जो पिछले चंद महीनों से चलता आ रहा है। देखिए मंसूर साहब, सवाल ये होने चाहिए कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, सवाल ये होना चाहिए कि तभी सहूलत क्यों नहीं मिल रही, सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान। नहीं शफी साहब, ये सवालात आपसे तो नहीं होने चाहिए ना, ये सवालात तो हुज़ैफा रहमान साहब से होने चाहिए ना। हुकूमत वो है, अगर वो मुलाकात नहीं करवा रही तो सवाल उनसे करूंगा ना, आपसे तो नहीं करूंगा मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। नहीं, सहाफियों का भी एक रोल होना चाहिए, उनको ये सवाल हुकूमत के सामने रखने चाहिए। सर मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं हुकूमत के सामने रखूंगा ना शफी भाई, मैं ये तो कह रहा हूं ये हुकूमत से करूंगा, आपसे तो नहीं करूंगा ना। मैं आपसे क्यों पूछूंगा मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है, तो हुकूमत से एक रवैया है मंसूर साहब। इस वक्त रियासत का जो रवैया है वो आपके सामने है कि एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है तो दूसरा वजीर आला जो है वो अपने ही जट में जो है कभी ब्राज़ील जाती है और कभी बाकू जाती है। फिर इसी तरह अगर आप देख लें कि एक वजीर आला को इस्लामाबाद में इंटर नहीं होने दिया जाता, उनको 26 नंबर चुंगी पे रोक दिया जाता है, और दूसरे वजीर आला के लिए ख़जाने की मुँह खोले हुए हैं। अभी PSDP की अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुजम्मिल साहब के साथ, अभी जो फंड्स इन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे हैं वो सिर्फ 2.2 अरब This was not my question, sir. This was not my question. This was not my question, sir. My question was कि अल्टीमेटम जो आप लोग देते रहे हैं वो अल्टीमेटम आगे पूरे क्यों नहीं होते? देखिए, ये जंग है, ये निज़ाम के साथ जंग है, और जितनी बड़ी आपकी जंग होती है उतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपने देखा होगा कि कल भी अफरीदी साहब तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं कि जी आपने ये ऑर्डर दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएँ, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाते। हाई कोर्ट के सामने धरना हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना हो गया, अडयाला के सामने धरना हो गया है, चीफ मिनिस्टर को खत लिखा गया है, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई है, PM से बात की गई है, तमाम जो भी अवेलेबल चीज़ें थी हमने तमाम चीज़ें ट्राई कर दी, तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्ड पे ले आए हैं। अब मजम्मत ही एक ही रास्ता बचता है जहां से मफाहमत का रास्ता खुलेगा, और उसकी भरपूर तैयारी हमारी तरफ से है। जो भी अचकज़ई साहब को जिम्मेदारी मिली है इस हवाले से, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। आपने कल भी देखा कि 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पे धरना जारी रहा, पिछले मंगल को आपने 26 नंबर चुंगी पे धरना देखा। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो हुकूमत है ये ना किसी आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, और ना ही किसी अदालती फैसले को मानती है। हुज़ैफा रहमान साहब, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। हुकूमती अमूर खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर जाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि आप उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे। बहुत शुक्रिया खान साहब। गुजारिश ये है कि यंग आदमी है शफी साहब, इनकी इसलिए मैं कदर करता हूँ कि कैबिनेट का हिस्सा है वहाँ की, लेकिन गुजारिश ये है कि ये बुनियादी जो हुकूमती अमूर और बुनियादी मामलात हुकूमत हैं उससे नाआशना है। इन्होंने कहा जी PSDP, भाई इनसे ही पूछ लें PSDP का और सूबे का ताल्लुक क्या होता है, तो पूछें इनसे आप, मेरे जब सवाल की बारी खत्म होगी। भाई उसमें बता दिया कि PSDP में KP के लिए 2 अरब रखे गए हैं और पंजाब की तरफ खजाने के मुंह खोल दे गए हैं। पंजाब का भी अपना ADP होगा जो उनका एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है, और पंजाब एक अपना बजट पेश करता है, और वफाकी हुकूमत ने तो वैसे ही PSDP पे एक बहुत बड़ा कट लगवाया IMF ने,
और जितने हमारे पीएसडीपी की चाहे ऑनगोइंग स्कीम्स थी या न्यू स्कीम्स थी डेवलपमेंट की, उनको हमने रोक दिया। टोटल इसी कितनी वजह स्कीम्स से हैं हुज़ैफा कि साहब? जाहिर है आवाम पर लेवी कीमत में टैक्स मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने नहीं पढ़ा पीएसडीपी, लेकिन बात यह कि हमारी पीएसडीपी तो बहुत छोटी हो गई है। 786 मेरे ख्याल से स्कीम्स मुश्किल हैं से जिसमें सिर्फ 6 खैबर 400 अरब रुपए पख्तूनख्वा की के होगी। लिए है। देखिए बात ये है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, आपको ये पता है कि पीएसडीपी की स्कीम आप अपने एमएनएस को देते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ताकि वो अपने हलकों में डेवलपमेंट की काम कराते हैं। हमारा इत्तेहादी आपने हमारे पीपल्स पार्टी MNS और को हम कितने पैसे दिए पीएमएलएन अभी तक? हुकूमत में, हमारा तो एक भी एमएनए नहीं। ओ भाई हमारा तो एक भी एमएनए नहीं है केपीके से। अपने एमएनएस को आप दें। शहबाज शरीफ साहब 2008 से 13 तक वजीर आला पंजाब थे। पंजाब में हमारे पास ज़ाहिर है फेडरल में हमारे पास हुकूमत नहीं थी। तमाम एमएनएस को भी, तमाम एमपीएस को भी शहबाज साहब पंजाब के वसाइल से फंड दिया करते थे। क्योंकि आप लोगों के पास तजर्बा है नहीं। सुहेल अफरीदी साहब को इस बात आपने से भी नहीं 25 फुर्सत मिल 25 पा रही करोड़ रुपए बेचारे अपने को एक एमएनए कि को वो दिए। बेचारा आगे देखता है। तो सुन लेना जी, मुकम्मल करना, फिर अपनी बारी में बोलिएगा। सुहेल अफरीदी बेचारी के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। उस बेचारे की अपनी भी मर्जी नहीं है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के लिए पूरी कोशिश करूं। हालांकि उसे खुद भी पता है कि आप एक बात तो कर देते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली से मुलाकात कराइए, फंडामेंटल राइट है, लेकिन आइन ही नहीं लिखा हुआ कि एक मंसूर अली खान के फंडामेंटल राइट के लिए 26 करोड़ लोगों का फंडामेंटल राइट खतरे में डाल दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ के फंडामेंटल राइट को देखते हुए जब जब उनकी मुलाकात कराई गई, 2 साल तक तो फंडामेंटल राइट से बियॉन्ड मुलाकातें कराई गई। सियासी भी होती थी उसमें, हफ्ते में एक दिन वकला भी मिला करते थे, 2 दिन फैमिली भी मिला करती थी। फिर उसके बाद खैर हमने मुलाकातें जेल सुपरिटेंडेंट की रिकमेंडेशन पे बैन की, जब हमें पता था कि ये एक और 26 नवंबर कराना चाहते हैं। 26 नवंबर 2025 की मनसूबाबंदी तैयार कर चुके थे। इनके बाएतमाद रहनुमाओं ने बकायदा बाहर आकर बताई वो बातें। तो उसके बाद फिर भी हमने एक दफा इनकी फैमिली की मुलाकात करा दी। उस फैमिली की मुलाकात का अगर आप मतन जो है मैं लिख कर देता हूं कि मंसूर अली खान साहब या मेरे भाई अतर काजमी साहब या हमारे जो दूसरे भाई बैठे हुए हैं जो है ये तीनों हमारे सीनियर सहाफी दोस्त, सवाल ही पैदा नहीं होते कि अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में भी उस तरह की जबान इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने मुलाकातें, जेल सुप्रीडेंट ने कहा कि ये बंदा इंतशार फैला हुज़ैफा रहा है साहब और ये आपको, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ हुज़ैफा कि साहब, हुज़ैफा रहमान। हुज़ैफा साहब आपको बेसिकली ये मसला है कि इमरान खान साहब ने जबान ऐसी इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से मुलाकातें बंद करवा दी गई? नहीं, हमें ये बिल्कुल मसला नहीं है। आप जबान गालियां भी देते रहे, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि आपने एक ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है, उस कल्ट के वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। वो 26 नंबर चुंगी से आता है और शायद पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। आपने ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है कि आप उसे कहते हैं कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फलां जगह को आग लगा देनी है, वो आग लगा देता है। आपने ऐसा कल्ट तैयार कर दिया है कि आप कहते हैं कि सूरज आज मशरिक के बजाय शुमाल से निकले, वो पीछे चल पड़ता है। बेसिकली हम बाकी लोगों के तहफ्फुज के लिए अगर एक बंदा राय रास्त पर नहीं आ रहा, या एक बंदा इंतशारी सियासत को फरोग दे रहा है, या एक बंदा मुसलसल रियासत के साथ उस कन्फ्रंटेशन लेवल पर जा रहा है जिसपे भुट्टो साहब की एसेसिनेशन के बाद पार्टी नहीं गई, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ होने के बाद पीएमएलएन नहीं गई, बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे की बात की, एक बंदा है उसको अगर जेन्युइन केसेस में सजाएं हो चुकी हैं, वो कहते हैं नहीं मैं लड़ झगड़ कर बाहर आऊंगा। या तो आप खुली बात कर दें कि भाई हमारे लीडर ने अदालतों से रिलीफ नहीं लेना, हमें एनआरओ चाहिए, ले आए आप पार्लियामेंट में एनआरओ का बिल पेश करें, ठीक है उसके सर। बाद हम ये जमात का मौकफ देंगे। ये अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अतर काज़मी, पानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अदालती ऑर्डर्स के बगैर कैसे कर सकते हैं? अतर काज़मी साहब बहुत मजबूर है जी हुकूमत। वो कह रहे हैं जनाब क्या करें हम, हमारे हाथ जो है वो बांधे हुए हैं, जब तक हमें अदालत जो है वो इसका अलाउ नहीं करेगी नहीं हो सकती मुलाकात। आप समझें इमरान खान साहब के हवाले से वो फरमा रहे हैं कितने बड़े इंतशारी हैं, और अगर वो बाहर आ गए या मुलाकात करवा दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। सर देखिए ये हुकूमत का मौकिफ तो हो सकता है, लेकिन अदालत ने तो हुक्म दिया हुआ है कि मुलाकात कर। अतर साहब जरा बात कर रहे हैं जी। अतर साहब जी वो हुज़ैफा साहब का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज्यादा है। उन्होंने शफी जान साहब की भी ना तजर्बाकारी के ऊपर बात की कि उनका तजर्बा नहीं है। हुज़ैफा साहब हमें पता है, हमें इनके बारे में पढ़ते रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो इनका किरदार था वो भी हमें याद है, अभी मुस्लिम लीग नून में जो इनका किरदार है वो भी हमें याद है। तो बहुत सीनियर आदमी है, पर मसला ये है कि थोड़ी सी अगर हम भी अपनी बात कंप्लीट कर लें। कांग्रेस तो की भी शायद मेरी खिदमत आप भूल गए, जो मैंने कांग्रेस में मैंने और कायदे आजम साहब ने रोल प्ले किया वो भुला दिया आपने। जी आप माशाल्लाह बीट रिपोर्टर भी रहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, तो आप सहाबत को भी समझ लें। नहीं आप ये कहेंगे हुज़ैफा है ग्रे हेयर्स ऑन हिज यंग शोल्डर, ये भी ऐड करें इसमें सर आप। नहीं सही बात, सही बात।
बिल्कुल नहीं, हुज़ैफा साहब की एक तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हुकूमती कोई भी नुमाइंदा अगर कहीं भी कतराए, हुज़ैफा साहब जितना मर्जी सख्त सवाल हो, जितनी मर्जी तनकीद हो, टीवी पे भी आते हैं, जवाब भी देते हैं, अपनी हुकूमत का मौके भी रखते हैं, तो ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा। और यही जमहूरी रवैया होता है। जहां तक ये ताल्लुक है कि मुलाकात नहीं करवाई जाती, देखिए मुलाकात आपका हाई कोर्ट का भी हुक्म है, उसके बावजूद नहीं करवाई जा रही। और आप बिल्कुल वाज़ेह है कि शायद मेरे ख्याल में हुकूमत को ये खतरा है कि अगर खान साहब से मुलाकात होगी तो वो कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें। अब जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बजट वाला सारा मामला सामने आ रहा है, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि बजट को मंजूर ना करें, तो ये वो सारी चीजें जिनकी वजह से हुकूमत जो है मुलाकात नहीं करवाती है। क्या इसके नतीजे में कोई मुल्क का सियासी माहौल बेहतर होगा, इसके नतीजे में कोई चीजें आगे बढ़ सकेंगी? इशू ये है मंसूर साहब के आज 4 साल की हुकूमत के बाद हालत ये है कि दोनों मोजिज जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, गिलगित बल्तिस्तान में जाके ऑपोजिशन वाली तकरीरें कर रहे हैं। मतलब 4 साल से इक्तदार में बैठे में, लेकिन जाके वहां पे बयानिया ऑपोजिशन वाला लेते हैं। मियां साहब ने भी जो बातें की वो भी हमारे सामने है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सके। इन्होंने तो जाके वहां पे बताना था कि हमने क्या जो है पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी, कैसे बिजली सस्ती कर दी, कैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, कैसे वहां पे तालीम का निजाम बेहतर कर दिया। लेकिन कोई ऐसी बात वहां पे नहीं की जा रही। वहां पे जाके वो तकारीर की जा रही है कि जैसे ये ऑपोजिशन की जमातें, तो ये इनका सबसे बड़ा अलमिया है कि ये डिलीवर करने में नाकाम हुए। खान साहब के अल्फाज पे इतराज हो सकता है, तनकीद हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त मुल्क का मसला नहीं है। मुल्क का मसला मौजूदा जो सियासी क़यादत है, जो सियासी हुकूमत है, जो इत्तेहाद है, इनका डिलीवर करने में जो नाकामी है वो बड़ा मसला है। हसन अयूब साहब, ये आपने बात सुनी, ना इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है और ना वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को घुसने दिया जाता है, इंटर होने दिया जाता है, उन्हें सूबा बदल कर दिया जाता है, उन्हें कैंपेनिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इससे तो आपके ख्याल में दोनों सूबों के अंदर इश्तियाल मजीद नहीं बढ़ेगा? मैं मंसूर अली खान साहब, शुक्रिया आपका। मैं पहले एक अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। जी जी। मेरी ख्वाहिश थी कि शफी जान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, लेकिन अब वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी साहब बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अब तो मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके जो है करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं। अब तो जो गवर्नर जो है KP के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं, उनके साथ उनकी न्यू अलाइनमेंट हो चुकी है। और रहा सवाल जी बाकी भी कुछ चीज़ों का, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उनके जो है वो ताल्लुकात बड़े मजबूत हो चुके हैं, हैंड इन ग्लव हो चुके हैं। अच्छा। अब ये तमाम की तमाम तीनों ताकतवर शख्सियात जो हैं वो सुहेल आफरीदी की पुष्ट पर खड़े हो चुके हैं। तो जो मेरी ख्वाहिश है कि शफी जान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनते सुहेल आफरीदी के बाद, तो अब वो कम अज़ कम जो है वो इस टर्म में तो मुझे कंप्लीट होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। तो सुहेल आफरीदी साहब की जो इस वक्त कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग नाराज हो चुके हैं, ये हसन अयूब साहब, 27 की जगह 37 भी अगर हसन अयूब साहब, ये आप एक शरारत कर रहे हैं, नहीं किया जा सकता। ये आप एक शरारत कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक शरारत कर रहे हैं बस। नहीं, मैं अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मैं तो ये बात कर रहा था। आपकी तो और हसन भाई, आपकी तो और भी बड़ी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो सकती, जो मैंने सुनी है 2-4, वो भी नहीं पूरी हो सकती। मेरे फेवरेट है शफी जान साहब, आपको पता नहीं है, मैं कई दफा इस बात का इज़हार कर चुका हूँ। अच्छा। ही इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन इन खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा। आई वांट टू सी हिम लाइक ऑन अ टॉप। मैं इनको देखना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का ये कभी वैसे हसन भाई, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। हसन साहब, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्योंकि आप बाद में आए, शफीउल्लाह जान साहब पहले के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मेरी आज तक हसन अयूब साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने कहा जी ये आप दोनों के दरमियान दूरियां क्यों हैं इतनी? उन्होंने कहा पता नहीं किस्मत है कि वो हमें एक साथ इकट्ठा नहीं देखना चाहती। तो मैंने कहा जी मैं ये फर्ज अदा करूंगा, आप दोनों को इकट्ठे मिलाऊंगा, आप दोनों को इकट्ठे बिठाऊंगा, बस आगे उसके बाद आगे आप लोगों ने खुद करना जो कुछ करना। बिस्मिल्लाह, मुझे जहां कहेंगे मंसूर अली खान साहब, मैं चल के जाऊंगा शफीउल्लाह जान से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल, मैं तो इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इतनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कोई वैसे बनावट वाली बात भी नहीं है। मैं तो यकीन करें कि इन्हें सुहेल आफरीदी के मुकाबले में बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश अब जो है वो जो होता है उनके पास है, वो भी चला जाना है। वज़ीर आला वही होता है जिस पे इमरान खान का हाथ होता है। सर वो हाथ ना ही हो तो बेहतर है। मैं तो वैसे ही आपको इतना माशरा आइडलाइज कर रहा हूँ, आप क्यों अपनी अहमियत कम कर रहे हैं मेरे सामने? देखिए ना, वो पाकिस्तान के जो इस वक्त अदालती फैसला है उसके तहत इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं। अच्छा। वो जो साकिब निसार साहब का फैसला था, वो कहता है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो सुहेल आफरीदी की क्यों मुश्किलात में आप इजाफा कर रहे हैं?
अब ये मुझे बताइए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है सर, उस पर भी तो रोशनी डालें। जी ज़रूर। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमत जो कुछ कहे या बाकी दीगर जो है वो हल्कों की जानिब से आपको जो मर्जी बात वो बयान की जाए, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में या नैरेटिव में ले, मैं तो सच्ची बात करूंगा। बात यह है कि 9 मई वाला बैगेज आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैरी कर रही है। उनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते 9 मई के ऊपर। और पब्लिक अपॉलॉजी के बाद उनका पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टेटस जो है वो बहाल हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक उनके पास वो स्टेटस नहीं है। तो जो जुनैद अकबर साहब के साथ हुआ, जो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हुआ, जो असद कैसर साहब के साथ हुआ, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। अगर किसी को ताज्जुब हुआ है तो वो मेरी पुरानी गुफ्तगू सुन लें। मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ और मैं आज भी उसी बात के ऊपर जो है वो कायम हूँ। हुज़ैफा रहमान साहब अपने पास से जो मर्जी बात कह दें, हकीकत यही है 9 मई का बैगेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैरी कर रही है और इसकी मौजूदगी के अंदर उनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है जी। नहीं तो इसमें यह बताइए, आपने कहा कि जी वो पीटीआई जो है 9 मई का बैगेज कैरी कर रही है, तो सर मुल्क के वजीर दाखिला जो है वो उन्हीं के चेयरमैन से मिल भी रहे हैं, वो क्यों मुलाकात कर रहे हैं अगर ये बैगेज कैरी हो रहा है तो? जी, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शरीक हुए हैं जी। अच्छा, तो ये क्या तावील है सर इसका? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब उसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? वो बाद में जो वकला बरादरी जितनी भी आई है ना, ये वो लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ में बाद में शामिल हुए हैं। अब तो वो जिस पार्टी के चेयरमैन हैं वो पार्टी जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके जो आप कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो तो वकील के साथ मुलाकात भी हो सकती है, आप उसको उस तनाजुर में भी देख सकते हैं। तो हाँ, जो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, अब ये एक नई चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि सुहेल आफरीदी साहब मोहसिन नकवी साहब से मिले हैं और उसके बाद उनकी जो ताकत है, उसकी जो उनकी पावर है, वो मुझे जहाँ तक फील हो रही है इस्लामाबाद में बैठे हुए कि वो अब जो चाहें वो कर सकते हैं। और जितने ये जो MPs वगैरह नाराज़ हैं वो जो मर्जी कर लें, उनका मुखालिफ धड़े 2 की जगह 4 हो जाए, तब भी वो वजारत आला के ऊपर कायम दायम रहेंगे जी। शफीउल्लाह जान साहब, ये हकीकत है सर, ये कितनी बड़ी? इसमें मंसूर साहब, वो जो शफीउल्लाह जान से पहले छोटी सी बात मैं शेयर कर दूं, जो अभी बता रहे थे हसन अयूब साहब सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकातों की और बातों की, मेरे ख्याल में शायद ट्रंप से भी उनकी बात हुई है, वो हसन अयूब साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, बाकी तो सारा कर दिया है। ट्रंप के अलावा हर ताकतवर बंदे के साथ शफील जो है सोहेल आफरीदी इस वक्त जो है ऑन बोर्ड है। तो मुझे तो फिर यही लगता है आप दोनों किसी शरारत मूड में आए हुए, मेरी समझ से बाहर है। मतलब क्यों इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, मेरी समझ से नहीं। अब हसन अयूब साहब ने सोहेल आफरीदी को बदवाई नहीं दी, बाकी तो सब कुछ कर दिया। पीछे यही रह गया था कि हाथ ऐसे उठा के बदवाई देना शुरू हो जाते, तो बाकी तो सब कुछ। ये शफीउल्लाह जान साहब, ये हसन अयूब साहब की बात आपने सुनी सर? 9 मई के हवाले से वो कह रहे हैं कि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आपको बतौर सियासी जमात तस्लीम नहीं किया जाएगा और ना आपको कैंपेनिंग करने की इजाजत मिलेगी। देखिए मंसूर साहब, बड़ी क्लियर बात है कि 9 मई की जो है CCTV फुटेज ले आए, जो उसमें मुलव्वस है उनको सजा दे। अगर CCTV फुटेज ही चुरा ली गई है, पे जिसने चुराई है उसने 9 मई किया है। 9 मई से फ़ायदा किसने उठाया? तहरीक इंसाफ ने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हमारी तो पार्टी तोड़ी गई है, हमसे तो निशान छीना गया, हमारी हुकूमती छीनी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, लीडर हमारा जेल में है, उनकी एहलिया जेल में है, सेकंड टियरशिप की जो हमारी लीडरशिप है वो जेल में है, 64,000 हमारे ऊपर FIRs हो चुके हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं, मिलिट्री ट्रायल इस वक्त हमारे लोगों का हो रहा है, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में है। बात बड़ी वाजे है कि 9 मई जिसने किया, जिसने उससे फ़ायदा उठाया। अब जिसने उससे फ़ायदा उठाया वो आप देख ले किसने फ़ायदा उठाया। हमने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हमने तो नुकसान ही किया। और 9 मई अगर तहरीक इंसाफ करती, अगर इनके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, सबसे बड़ी सबूत और शवाहिद तो CCTV फुटेज है, तो वो फुटेज क्यों सामने नहीं लेके आ रहे? सामने लेके आए, जो मुलव्वस है उनको बिल्कुल आप सजा दे। बात बड़ी वाजे है, बात 9 मई की नहीं है। बात यह है कि इमरान खान साहब इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आज ये पाकिस्तान के किसी हिस्से में इलेक्शन करवाएं, इन कैमरा करवाएं, किसी चौक में बॉक्स रख दे और उधर एक कैमरा लगा दे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं मंसूर साहब कि हम अमली तौर पे वहां इलेक्शन जीत चुके हैं। अच्छा, हमने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है और हम उसी पे मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी भी ये बात की कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हमने अपने रिजल्ट हासिल किए, जैसे मैंने अपने हल्के का रिजल्ट फॉर्म 47 हासिल किया, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। हम अमली तौर पर वहां जीत चुके हैं। हमारे कैंडिडेट जो है वो तो इस बात से बिल्कुल बेगम हो जाए। शफीउल्लाह जान साहब, ये आपने जो फरमाया कि हम अमली तौर पर वहां जीत चुके हैं, तो
कितनी सीटें आप ले रहे हैं 24 में से? आपके पास क्या डेटा आ रहा है? हम अब बड़े कंफर्टेबल तरीके से अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे वहां पे। बात बड़ी वाज़ेह है मंसूर साहब कि हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी हिफाजत करनी है। मैं अपने हल्के का आपको बताऊं कि जब मैं PK 92 को हार्ड से लड़ रहा था और रात के 2 बजे जब रिजल्ट स्टॉप कर दिए गए और जब मैं 4000 लोगों को लेके RO ऑफिस के सामने बैठा तो अगली सुबह 8 बजे फॉर्म 47 इनको देना पड़ा। अब यही रवैया गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनाना पड़ेगा कि हमारे उम्मीदवारों को अपने लोग RO ऑफिस के सामने बैठाने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म 45 पे ये हमें कभी नहीं हरा सकते और 8 तारीख का जो हमारा तलख तजुर्बा है फॉर्म 47 का वो हम दोहराने नहीं देंगे। हम ये मेक श्योर कराएंगे कि जो वोट हमें पड़ रहा है फॉर्म 45 पे उसको हम फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करें। उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान बंद करना पड़े, वहां पे धरना देना पड़े, रास्ते बंद करने पड़े, हम करेंगे। ये बात से हम बिल्कुल बेगम है, क्योंकि इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान लोगों की जिद है, पूरे पाकिस्तान की जिद है। ये जहां भी इलेक्शन कराएंगे इमरान खान लोगों की जिद है, इमरान खान को वोट पड़ेगा। ये इतने जो घबराई हुए हैं, ये सिस्टम जो इतनी हरकत में आ गया है, वफाकी वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं। मंसूर साहब, ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जाता हूँ कि वफाकी वज़रा वहाँ पे जाके कंपेन कर रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, यहाँ पे रोड्स का अनाउंसमेंट्स हो रही है, बाकी फंडिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। अगर यही सुबाई कोई वजीर तहरीक इंसाफ का वहाँ पे होता, अभी तक उसके लिए नोटिस आ चुका होता। अब ये इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है ये हमारी समझ में भी नहीं आ रही। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो है शिकस्त खा चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में। ये फॉर्म 47 की तैयारी कर रहे हैं, ये एक और वारदात डालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं और हम भरपूर मुकाबला करेंगे। ये हुज़ैफा साहब, आपने ये देखा है, ये 2024 के एक्शन रीप्ले की बातें की जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। बेहतर ना होता, कल मैं मियाँ साहब की तकरीर सुन रहा था, वो पूछ रहे थे कि जनाब आपने मुझे क्यों निकाला। वो दोबारा उन्होंने कोई 9 साल के बाद दोबारा एक चीज मंसूर साहब, एक मिनट जी। एक तो ये नवाज शरीफ को ये क्यों पता नहीं लग रहा कि आपको क्यों निकाला? पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपको इसलिए निकाला कि आप जो थे एक कन्विक्टेड मुल्जिम थे। हमेशा जहां भी जाते हैं ये सवाल करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हुज़ैफा साहब बता देंगे। हुज़ैफा साहब, आपको पता है उन्हें क्यों निकाला? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, चूंकि मैं यहाँ पर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपका सवाल भी है, शफी साहब का भी है, अदर काज़मी साहब का भी है और एक हिस्सा मेरे बड़े भाई हसन अयूब साहब का भी रह गया। मैं उनकी वो मुश्किल भी हल करूंगा कि सुहेल अफरीदी साहब और जो नई बॉन्डिंग मोहसिन नकवी साहब की उन्होंने की। तो मुझे अब आपने अगर पेशेंटली आप मुझे सुन लेंगे सारे दोस्त, तो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके व्यूअर के लिए भी आसानी हो जाएगी। जी बेहतर। पहली बात है, मैं अदर काज़मी साहब से शुरू करूँगा, क्योंकि अदर काज़मी साहब के बारे में मैं शेयर कहूँगा कि तुम्हारा और मेरा तो मामला भी जुदा है अदर, तुम्हें तो सब कुछ पता है अदर। तो और दूसरा वो कि अदब की बात है, वरना अतर सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। अतर साहब वैसे तो मेरे भाई हैं, अतर साहब वैसे मेरे भाई हैं, मेरी जान है, लेकिन इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मेरा तमाम जो है CV दोबारा आपके सामने रख दिया। बाकी इन्होंने लाल जवाहर नेहरू के हवाले से मेरी स्टोरीज का जिक्र नहीं किया, जिसपे हमारा काफी फड्डा रहा। उसमें लाल जवाहर नेहरू ने फिर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी उसका जिक्र किया। लेकिन खैर, मैं अपने सवाल पे आ जाता हूँ, आपकी बात पे आ जाता हूँ। ऑन द लाइटर नोट, गुजारिश ये है कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा, शफी साहब एक तो अच्छा इजाफा है अपनी जमात में, अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, इतलात में इनका बड़ा अबूर है। लेकिन जो टेक्निकल बात थी वो मैंने इसलिए रखी कि लाजमी नहीं होता कि हर मौजू पे आप फाइनेंस के बारे में मुझसे कोई ऐसी बात करेंगे मुझे नहीं पता होगी, मैं कहूँगा जी मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसकी तहकीक करूंगा फिर आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि बीइंग द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट या अपने प्रोविंस के जो शफी जान साहब हैं, वो हर मौजू पे बात आप कर देते हैं, तो वो ज़ाहिर फिर सामने मेरे जैसा बंदा बैठा हुआ तो कोई भी कमजोर बात उठाकर उस पर आपको रोकने की कोशिश करता है। ये बड़ी पहली बात तो ये कि बिल्कुल हसन अयूब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन गुजारिश कर रहा हूँ। मैं और शफी साहब भी एक और प्रोग्राम से उठकर आ रहे हैं इकट्ठे, वहां मैंने यही बात की थी। मैंने कहा मैंने बड़ी तहकीक की और मैं काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ पर जो बैगेज आया था, उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अभी तक माफी तो दूर की बात है, ये तक भी नहीं कहा कि इस तरह का इकदाम नहीं होना चाहिए। और इस तरह के इकदाम के अगर 3-4 साल बाद रियासत किसी जमात को इस तरह की कंपेन करने के लिए अलाउ कर दे, तो लामहला लोगों में ये बात आएगी कि आप जिना हाउस को आग लगा दें, GHQ पे अटैक कर दें, आप एयर बेसिस जला दें, तो रियासत भूल जाती है। मेरे भाई शफी साहब ये फरमाते हैं कि जी आप CCTVs दिखा दें। गुजारिश है कि इन्होंने एक ऐसी बात की है, ये तो मैं समझता हूँ ये शफी साहब की खुशकिस्मती है और जो फैसला साज बैठे हुए हैं उनका बड़ा दिल है। मैं अगर उस जगह बैठा तो मैं बात बर्दाश्त भी ना करता जो इन्होंने की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जिसे CCTV चुराई है
उन्होंने कराया होगा। यानी इसका मतलब ये कि फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सीसीटीवी छुपा दिया और वो बेनिफिशियरी उस बात के। यास्मीन राशिद जिना हाउस के बाहर बैठी हुई है, वो मोर उठा के ला रहा है बंदा, वो अप्रिशिएट कर रही है। इजाज चौधरी बैठा हुआ है, बानी तहरीक इंसाफ का भतीजा पतलून लहरा रहा है। यानी यहाँ पर पिंडी के अंदर सफे अव्वल के रहनुमा एमएनए एमपीएस खड़े हुए हैं, वो जीएचक्यू के गेट पे पत्थर मार रहे हैं। एयर बेस के ऊपर बाकायदा तौर पर वहां पर इन्होंने दीवारें गिरा दी, एमएनए मौजूद हैं। चीफ जस्टिस का दामाद जो है वो फैसलाबाद में इंटेलिजेंसिया के दफ्तर की दीवारें गिरा के अंदर घुसवा दिए बंदे, और मेरे भाई कह रहे हैं वीडियोस मौजूद। मकसद कहने का ये कि आप आज भी उस बात पर मुत्तफिक हैं कि 9 मई हमने नहीं किया, किसी ने करवाया है, तो मुझे बताएं कि फिर कहां एंगर खत्म होगा। अब बात रही सुहेल अफरीदी की। सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात है, कुछ ओहदों के ज़ाहिर बाइंडिंग्स होती हैं, कंपल्शंस होती हैं, और जब आप उन ओहदों पे बैठे हुए होते हैं तो आपने को एग्जिस्ट करना होता है। तो वो सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात उसी की कंटिन्यूशन है। अब आपका सवाल हो जाएगा मुझसे, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, जी बैरिस्टर गौर, देखें जो बंदा तहरीक इंसाफ का दिल से ये समझता है कि 9 मई गलत किया हमने, या 26 नवंबर हमने गलत किया, सियासी जमातों का मुसल्ला जिदोजहद नहीं होता, उसके हवाले से रियासत वैसी चीजों को इग्नोर करती है। बैरिस्टर गौर में सफे अव्वल पर खड़े हुए हैं। आप कहेंगे जी फिर ये जो सलमान अकरम राजा क्यों निकाल दिया? सलमान अकरम राजा साहब लीगल फर्टिनिटी से तहरीक इंसाफ के अंदर आए, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात नहीं की कि गलत काम हुआ है। कोई सियासी जमात मुसल्ला जिदोजहद नहीं करती, या मुसल्ला जिदोजहद करना एक गलत एक्शन है। 26 नवंबर के वाक़ये में अगर पुलिस पे इल्जाम है कि उन्होंने फायरिंग की, तो हमारी तरफ से भी क्रॉस फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाती कि उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में की। एक आम सिविलियन आदमी पुलिस पे फायरिंग नहीं कर सकता। तो मकसद कहने का है, जब इतना बड़ा बैगेज कैरी हो जाता है तो आप कहते हैं इलेक्शन आगे हम कंपेन करने दें, रियासत बड़ा दिल करे कंपेन करने दें। असद कैसर साहब उन व्हाट्सएप ग्रुप में असद कैसर साहब मौजूद थे। हमने मेटा से बकायदा इसका डाटा मंगवाया है कि उन ग्रुप्स के कौन कौन एडमिन्स थे, उन ग्रुपों में क्या क्या चीजें होती रही। उसके बाद असद कैसर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से मेरी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी ने कोर कमांडर कराची के दफ्तर को आग नहीं लगाई, अगर मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में GOR-1 पे हमला नहीं हुआ, अगर बेनजीर की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई फौजी तंसीबात नहीं जलाई गई, तो बानी तहरीक इंसाफ कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि उन्हें अगर सजा दे दी गई है, मुझे इजाजत दीजिएगा, उस पर हम अपनी रियासत की जो अलामत है इदारे, हाँ। मैं आप मुकम्मल कर रहा हूँ, बस प्लीज टेम्पो ना तोड़िएगा। सर, मुझे तो रियासत एक मिनट के जो दीजिए इदारे मंसूर साहब। अलामत तसव्वुर किए जाते हैं, उन पर आप हमला कर दें। अब बात ये कि जीबी इलेक्शन पे भी मैं अगर आप कहें तो मैं जवाब दे दूं, जीबी इलेक्शन का भी साथ ही इसी रो में सर वो 10-15 सेकंड में वो दे दें, अगर काफी हो गया वैसे जो दे दें। गुजरा वहां जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, गुजारिश है कि एक तो कोई वजीर वहां नहीं जा रहा, मियां साहब गए वहां, जो वजीर मौजूद थे उनकी अपनी मीटिंग्स थी, उन्होंने की। अमीर मकाम की 2 हैसियतें हैं, अमीर मकाम हर जगह जा रहा है, एक वो वफाकी वजीर है, दूसरा वो जीबी कौंसिल का चेयरमैन भी है। उसी के दस्तखत से निगरान वजीर आला बने हैं, उसी के दस्तखत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है, तो वो उस कैपेसिटी में वहां मूव कर रहे हैं। बाकी मियां साहब ने जो तरक्याती मंसूबों की बात की है, तो मियां साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं देके जा रहा हूँ। मियां साहब ने कहा कि मैं जहां पर 17 में छोड़कर गया मंसूर था, साहब, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। और मियां साहब ने इसीलिए बात की, मुझे क्यों निकाला? सर, अगर मुझे 9 साल बाद किसी जगह जाएं, आखिरी बात सर, मैं काफी टाइम हो गया, आगे भी जाना किसी है। जगह जाएं, वहां तरक्की बेहतर हो मंसूर चुकी साहब, है। एक मिनट तो दीजिएगा मियां मुझे। साहब की बात करना नहीं बनती थी। अगर पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब को निकालने के बाद उसे पीछे गए हैं, तो बंदा बार बार अपने लोगों को बावर कराता है ना, घर का बड़ा। शफीउल्लाह जान साहब जल्दी से कमेंट करें, मैंने आगे जाना, काफी टाइम हो गया सर। हुज़ैफा साहब काफी हो गया जी। शफीउल्लाह जान साहब बोलिए। एक तो पहली बात यह है कि ये जो है हुज़ैफा साहब फौज के तर्जुमान बन जाते हैं। पाक फौज जितनी आपकी है उतनी हमारी है। अच्छा। और आप इस चीज़ को जिस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ की दुनिया वहीं रुकी हुई है जिस दिन से वो निकाले गए हैं। और इबाद साहब वहाँ पे खड़े होकर, जो कि अमीर मुकाम के भाई हैं, वो लैपटॉप भी तकसीम कर रहे हैं, वो वहाँ पे तरक्याती पैकेजेस का ऐलान भी कर रहे हैं। और आपकी वफाकी वज़रा कल नवाज शरीफ के साथ स्टेज पे बैठे हुए थे। ये कौन से वफाकी वजीर को आपने देखा वहां स्टेज पे? एहसन इकबाल साहब बैठे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे, राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, अमीर मुकाम वहाँ पे बैठे थे, अतातार वहाँ पे बैठे हुए थे। और इसकी फुटेज बाकायदा आप चेक भी कर सकते हैं मंसूर साहब। अतर काज़मी साहब, ये आपने सारी तवील सुन ली, उन्होंने बता दिया हुज़ैफा साहब ने कि क्यों इन लोगों को कैंपेन करने की इजाजत नहीं मिल रही। योर कमेंट्स। देखिए, मसला ये है कि या तो फिर जमात के ऊपर आप पाबंदी लगा दें। अगर जमात सिस्टम का हिस्सा भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी वो पहले सबसे बड़ी जमात थी, 2024 के इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया,
अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी वो हिस्सा ले रहे हैं, ऑल्दो कि उनको सिंबल नहीं मिला। तो ये तो आप कोई रीजन नहीं दे सकते कि क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम है। इल्जाम तो यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातों पे लगता रहा है, मुख्तलिफ मौकों पे लगता रहा है। खुद जो हुज़ैफा साहब की अपनी जमात है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब हमला हुआ, क्या इल्जाम लगा, इस मुल्क के अंदर जब आर्मी चीफ का 13 मुबैना तौर पर अगवा हुआ, रहमत वो जाफरी उनकी अदालत से मियां साहब को उसमें सजा हुई, वो भी देखे ना इसी मुल्क के अंदर हुआ था ना सब कुछ। और फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई तो उसके बाद कितने दिन पाकिस्तान में हंगामे होते रहे और क्या कुछ नहीं चला। इसी तरह अगर आप माजी में चले जाएं तो भुट्टो साहब को जब फांसी हुई उसके बाद हम जुल्फकार क्या पीटीआई ने बनाई थी, उसमें किस खानदान के लोग शामिल थे, उन्होंने कौन सा प्यारा अगवा किया, किस किस्म की कार्रवाइयां की। तो ये बड़ा एक तल्ख किस्म का हमारा माजी है, हमें आगे निकलने की जरूरत है। जो भी शख्स आइन और कानून को तोड़ता है, चाहे वो 9 मई को तोड़े या किसी और दिन तोड़े, उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई तो कोई ना हो रही हो, लेकिन ये कह दिया जाए कि भाई इनको इस अमल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। उसका कोई ना कोई आईनी जवाब तो होगा ना, कोई कानून तो होगा जिसके तहत उनको रोका जाए। अगर नहीं है जवाब तो फिर उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत भी होनी चाहिए, उनके पास सिंबल भी होना चाहिए। तो ये जो बरमला एतराफ है हुकूमत की जानिब से कि भाई उनको इस वजह से हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, तो फिर इसका कोई हल निकालें, उन पे पाबंदी लगाएं, उनको कहें कि भाई आपको इस अमल में हिस्सा लेने हसन अयूब साहब, क्या यही हल है कि पाबंदी या फिर लगा दी जाए, या फिर अगर नहीं लगानी पाबंदी तो फिर फ्रीली इनको ऑपरेट करने दें जो जैसा बाकी तमाम सियासी जमातें करती हैं? क्योंकि आपने 9 मई से आगाज किया था, तो फिर क्या पाबंदी हल है या फिर इसका कोई दूसरा हल निकालना चाहिए? नहीं, इसका हल तो निकल सकता है ना जी। 9 मई से के जो मुकदमात के अंदर जिन लोगों को आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने सजाएं सुनाई हुई हैं, उनको सेफ हेवन दिया हुआ है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उमर अयूब साहब इस वक्त उनको 9 मई की 2 अदालतों की जानिब से सजा सुनाई हुई है, लेकिन वो अपनी एरिया की इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की, ओपनली की जी, जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने रैली की थी, तो वहाँ पर वो लोगों से आगे से रास्ता क्लियर जो है वो करवाते रहे। तो ये कुछ आगे से देखें, एक गलती हुई है, उसके ऊपर माफ़ी मांगनी है। कॉन्सेप्ट जो रिपेंटेंस का है ये हमारे इस्लाम की तरफ से है। देखिए, इब्लीस ने यानी सरकशी की और आदम ने माफ़ी मांगी, तो आदम को मौका मिल गया कि हम दोबारा अच्छे अमाल करके जन्नत में जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन दुत्कार दिया अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए इब्लीस को। तो बात बड़ी यही है कि जो गलती है उसका कन्फेशन करें, और जिन लोगों को सजाएं मिल रही हैं उनकी सजाओं को एग्जीक्यूट होने दें, उसमें रुकावट ना बने, यानी इलाका गैर ना बना दें खैबर पख्तूनख्वा को। अच्छा। ये हरीपुर का इलेक्शन था जहां पर शिकस्त हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वहां पर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब वहां की आवाम की जिद नहीं रहे ना, क्योंकि हरीपुर के अंदर बड़ा इक़्तिदार था उमर अयूब साहब के पास, लेकिन इसके बावजूद वहां पर शिकस्त से 2-4 हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन हुकूमत का फायदा उनको ये हुआ। वैसे हसन साहब ये थोड़ी देर पहले शफीउल्लाह जान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी जो है बड़ी कंफर्टेबली गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो जीतेगी। आप उस मौके पे हंस रहे थे, कहका लगा रहे थे आप जब मैं ये बात कर रहे थे। आपकी राय मुख्तलिफ है क्या? आपकी क्या राय है? 24 में से 3 नशिस्तें भी अगर ये जीत जाएं तो मेरे लिए शॉकिंग होगी बात है। मुझे नहीं लगता 3 नशिस्तें, एक नशिस्त भी जो है ये मुश्किल से निकाल पाएंगे। इससे ज्यादा इनकी वहां पर है नहीं। बहुत से जर्नलिस्ट हमारे वहां पर मौजूद हैं। मैंने भी 2015 के गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कवर किया था, और लकीली उस जमाने में जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं ये FCNA थे, और उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से वहां पर इलेक्शन जो है वो करवाए थे। मैं खाली ये कहूँगा, ब्रिगेडियर एहसान साहब थे स्कर्दू के अंदर। वहां पर आपको पता है बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर किसी किस्म की जो है ना वो इश्तियाल अंगेजी ना ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर अगर नहीं है, उसका एविडेंस मौजूद हो तो उसको पब्लिक किया जाए, और अगर एविडेंस नहीं है तो सिर्फ ये रोना ना रोया जाए कि धांधली होगी, लुट गए, पिट गए, मर गए। ऐसी बात नहीं है। इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ओवरऑल 3रा या 4था नंबर बन रहा है इनका उम्मीदवारों का। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, अतर काज़मी साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, शफीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, इस सेगमेंट से हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जहाँ पे सियासी चपकलिश की बात हो रही थी,
वहीं पे ईरान अमेरिका के मामले के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं मामलात, और ईरान की जानिब से मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि कुवैत और बहरीन के ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं, जिसमें खास तौर पे कुवैत के एयरपोर्ट को भी जो है वो टारगेट किया गया है। मामला क्या दोबारा खराब होने जा रहे हैं, क्या सीज फायर खत्म होने जा रहा है, इसके पे तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर। नाज़रीन, खलीजी खित्ते में एक बार फिर कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले में 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इस वाक़े ने न सिर्फ खित्ते की सलामती बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में कायम जंगबंदी की सूरत हाल पर भी नए सवालात खड़े कर दिए हैं। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और मजीद फौजी तसादुम को रोकना था, ताहम कुवैत पर हमले की खबर ने इस तासुर को कमज़ोर किया है कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। अगरचा मुख्तलिफ फ़रीक़ैन जंगबंदी के बरकरार रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्तों में भी कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। यही वजह है कि मुबस्सरीन के मुताबिक जंगबंदी अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर बरकरार है, लेकिन उसकी पायदारी का इन्हिसार आने वाले दिनों में होने वाली सियासी और अस्करी पेशरफ पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूद जंगबंदी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? क्या मौजूदा सूरत हाल किसी नए फौजी तसादुम या कशीदगी की जानिब इशारा कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब, पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि एस्केलेशन मजीद बढ़ गई है। कुवैत और बहरीन के ऊपर भी जो है वो हमले किए गए हैं और मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से ही उन्होंने कहा है कि ये हमने रद्द-ए-अमल दिया है कि हमारे ऊपर अटैक्स किए गए हैं। आप समझते हैं कि हालात जो है मजीद बैड टू वर्स हो रहे हैं, हालात मजीद कशीदा होने जा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर जो सीज फायर है बड़ी फ्रेजाइल है, लेकिन ये मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है कि ये जो पिछले 24 घंटे में कुछ घंटों में वाकयात हुए हैं उसके नतीजे में क्या जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो ये कुवैत और बहरीन के ऊपर ईरान के हमले और दूसरी तरफ जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके अगर आप बयानात देखें आज, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन तौर पर वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ भी मिल सकते हैं और उनके साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है। और जो इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये बातचीत के जरिए मामला हल हो, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो शायद इतना कारगर नहीं है। और इसके साथ एक और जो रिलेटेड डेवलपमेंट है जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा है कि आज मुमकिन तौर पर ये इस बात का इम्कान है कि इजराइल और लेबनान के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत हो सकते हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर अग्री किया जा सकता है रिगार्डिंग द सीज फायर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें ईरान के लिए लेबनान की सीज फायर जो है वो बहुत मेरे ख्याल में क्रिटिकल इशू है। तो वाइल ये कुवैत और बहरीन के ऊपर अटैक्स बिल्कुल एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है, लेकिन जो दूसरी तरफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो भी अभी भी भरपूर तरीके से एक्टिव है। लेकिन कामरान साहब, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। एक जगह पे ये बातें हो रही हैं, दूसरी जगह अगर आपने एक्सियोस की रिपोर्ट देखी हो जिसने क्लेम किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से, और अपने जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे थे उसमें भी इजराइल के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी सख्त पोजीशन ली है इजराइल के खिलाफ कि जनाब लबनान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक जगह पे ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी जगह के ऊपर ईरान के 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमले भी होते हैं और उसके बाद ईरान को रिटेलिएट भी करना पड़ता है। ये टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब सी है। व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो जितना ये प्रोसेस डिप्लोमेटिक ड्रैग हो रहा है, यानी कि इस जंग का कोई किसी नतीजे या किसी वायदे के जरिए हल नहीं निकल रहा, तो दोनों जो फरीकैन है ऑब्वियसली मिसकैलकुलेशन के भी चांसेस हैं। तो एक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए टेक्टिकली एक दूसरे के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये कार्रवाइयां हुई हैं इसमें दोनों जो तरफ से ये नहीं कहा गया कि जो सीज फायर है मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर डालना दूसरी साइड के ऊपर और प्लस ये पॉस्चरिंग है, क्योंकि जो दूसरी डेवलपमेंट्स है आपने जिक्र किया खुद, जो अमेरिकी सदर ट्रंप कितने फ्रस्ट्रेटेड थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से उन्होंने खरी खरी सुनाई, और वो क्यों उन्होंने सुनाई, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में कर रहे थे उसका जो बुनियादी मकसद था, एक तो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस को बिल्कुल खत्म करना जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है, दूसरा ईरान को किसी तरीके से प्रोवोक करना कि वो इस तरीके से रिटेलिएट करे कि बिलाखिर अमेरिका भी तंग आ जाए और डिप्लोमेटिक प्रोसेस को छोड़ के दोबारा जंग की तरफ चला जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंटरवीन किया, अगर आप उसको डी कोड करें, अगर वो लेबनान की सीज फायर को बचाना चाहते हैं तो इन रियलिटी
जो ईरान के साथ बातचीत हो रही है वो उसको बचाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर बेशक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि ऑल आउट वॉर हो, और ये मेरे ख्याल में एक सिल्वर लाइनिंग है कि शायद हमें एक इब्तदाई मुआहदे की तरफ ले जाए डिस्पाइट ऑल ऑड्स। कामरान साहब, मैं आपकी एक्स के ऊपर पोस्ट जो है मैं देखता रहा हूं और आप पिछले चंद दिनों के अंदर बार बार इसका जिक्र करते रहे कि इस्लामाबाद स्टिल हैज द सेंट्रल पोजीशन, और अगर इसकी कोई फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं तो दैट विल बी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान विल बी द चॉइस। अभी भी, आज भी जब आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, अभी भी वही स्टेटस है? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान मेन प्लेयर है। जो भी पैगामात हैं, जो भी सारी बातचीत है वो पाकिस्तान के जरिए हो रही है। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आप देखें तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के जो मनसब हैं इसहाक डार साहब से भी, और जो ईरानी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से भी बात हुई है। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो MOU की बात हो रही है वो MOU किस फॉर्म में होगा। क्या कोई मुश्तरका एलामिया दोनों तरफ से सामने आ जाए, उसके लिए क्या बाकायदा किसी इवेंट की, किसी सेरेमनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो भी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये एक फेज है, अगले फेज में बातचीत भी होनी है, क्योंकि जो असल इश्यूज हैं हतमी मुआहदे की तरफ जाना है। तो उसमें तो अभी भी जो पाकिस्तान है दैट रिमेन्स सेंट्रल प्लेयर, और मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर जो भी जो इसके हवाले से आउटकम होगी मुज़ाकरात की, उसमें पाकिस्तान का डेफिनेटली एक लीड रोल होगा। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका सूरत हाल कशीदा ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बाकी है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई मुआहदा ज़रूर हो जाएगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।